morning, dear students. Students, today we will discuss about Coulomb's law. आज हम Coulomb's law के बारे में पढ़ेंगे कि Coulomb's law क्या होता है। तो Coulomb एक फ्रेंच फिजिसिस्ट हुए, उन्होंने टू चार्जेस के बीच कितना फोर्स लगता है उसके बारे में बताया। ठीक है, तो इनका ये कहना था कि जो चार्जेस के बीच फोर्स लगेगा वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है या फोर्स ऑफ रिपल्सन हो सकता है। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहां पर होगा? जहां पर अनलाइक चार्जेस होंगे। जैसा आपका फर्स्ट वाला चार्ज पॉजिटिव है और दूसरा वाला चार्ज जो है वो नेगेटिव है। ठीक है, और फोर्स ऑफ रिपल्सन कहां पर लगेगा? जहां पर लाइक चार्जेस होंगे, जैसे कि टू चार्जेस पॉजिटिव हो गए या टू चार्जेस आपके नेगेटिव हो गए। ठीक है, तो इनका ये मानना था कि इनके बीच जो ये फोर्स लगता है ये चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और दूसरी बात इन्होंने ये कही कि इसके बीच जो डिस्टेंस होगी इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट यहाँ पर लिख भी रखा है, यहाँ से तुम इसको समझ सकते हो। अकॉर्डिंग टू Coulomb's law, the force between two charges is directly proportional to product of two charges, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस का मैग्नीट्यूड लेते हैं। ठीक है, तो इसका हम मैग्नीट्यूड लेंगे। ठीक है, और दूसरा पॉइंट इन्होंने ये बताया, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इसके बीच जो डिस्टेंस होगी चार्जेस के बीच इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो ये आपका Coulomb's लॉ है। ठीक, तो इसके लिए हम कंसीडर करते हैं, सपोज दैट वी हैव अ सिस्टम ऑफ चार्जेस Q1 and Q2 respectively, and the distance between two charges is small r. So according to Coulomb's law, the force of attraction or force of repulsion between two charges F is directly proportional to product of charges Q1 and Q2। ठीक है, तो हम यहाँ पर Q1 और Q2 का मैग्नीट्यूड लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम मॉड के अंदर लेंगे, यानी कि जब हम न्यूमेरिकल में Coulomb's लॉ को करेंगे तो वहां पर Q1 और Q2 अगर कोई भी एक नेगेटिव चार्ज होता है तो उसको भी हम पॉजिटिव में लेंगे। ठीक है, तो ये मैग्नीट्यूड का मतलब हुआ। ठीक है, दूसरा पॉइंट इन्होंने ये बताया कि इसके बीच जो डिस्टेंस होती r इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि 1/r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं, कंबाइनिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2। सो वी हैव F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। इतना ही आ गया। अब प्रोपोर्शनल को हम हटाते हैं तो ये कितना आ जाएगा? F इक्वल टू K, यहाँ पर कांस्टेंट इन्वॉल्व हो जाएगा K, और ये आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर जो K की वैल्यू होती है, ये K की वैल्यू भी एक्सपेरिमेंटली डिराइव हो रखी है। K की वैल्यू होती है आपकी, K इक्वल टू लिख सकते हैं 1/4πε0। ठीक है, यहाँ पर पाई का मीन हुआ कांस्टेंट से 3.14 इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है यहाँ पर परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और फ्री स्पेस। यहाँ पर हम Coulomb's लॉ को फ्री स्पेस में अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट आएगा। ठीक है, और इसी को अगर हम मीडियम में ले तो वहां पर एप्सिलॉन आता है। ठीक है, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट को बोला जाता है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और फ्री स्पेस की परमिटिविटी। ठीक है, तो इतना ही हो गया। तो ये हमारा आ जाएगा F इक्वल टू 1/4πε0
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपकी कूलम्ब्स लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म आ गई। ठीक है, तो इतना कूलम्ब्स लॉ में हो गया। अब इसके बाद हम इसकी वेक्टर फॉर्म लिखते हैं, बिकॉज वी नो दैट द फोर्स इज अ द फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स जो है आपकी वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक, अब हम लिखेंगे कैसे इसको वेक्टर फॉर्म में, इसको समझते हैं। ठीक है, so our next topic is vector form of Coulomb's law. Vector form of Coulomb's law. ठीक है, तो इसके लिए भी हम वैसे ही टू चार्जेस कंसीडर करेंगे। सपोज वी हैव टू चार्जेस Q1 एंड Q2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, और इसके बीच हम डिस्टेंस लेंगे। सपोज ये डिस्टेंस है R। ठीक, अब हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। देखो, जब हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो सबसे पहले जो वेक्टर होता है उसके हम ऊपर हम एरो लगाते हैं। ठीक है, जैसे फोर्स आपका वेक्टर हो गया तो वेक्टर के ऊपर आपका एरो लगेगा। ठीक, तो कितना हो जाएगा, द फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1, यानी कि अगर Q2 चार्ज पे Q1 चार्ज फोर्स लगा रहा है और उस फोर्स की जो वैल्यू है वो है F21। ठीक है, तो F21 को हम वेक्टर में लिख रहे हैं, फोर्स को वेक्टर में लिखना चाह रहे हैं, तो इसके ऊपर हम एरो लगाएंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1/4πε0। अभी अभी हमने पढ़ा Q1 Q2, यहाँ पर हम इसको पॉजिटिव में लेते हैं। ठीक है, अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी होगी, देखो ये चार्ज इस पे फोर्स लगा रहा है इस वाले पे, तो डिस्टेंस भी हम इसी के बीच लेंगे, यानी कि डिस्टेंस को हम इसी के टर्म में लिखेंगे। जैसे हमने फोर्स लिखा तो हम यहाँ पर डिस्टेंस लिखेंगे R21 के टर्म में, तो R21 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब वेक्टर फॉर्म में लिखते हुए हमें एक चीज ध्यान देनी है कि जहां फोर्स लग रहा है उसी की तरफ एक यूनिट वेक्टर लेना है। ठीक है, तो फोर्स इस तरफ लग रहा है तो इसी की तरफ हम यूनिट वेक्टर लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा R21 और इसका कैप। ठीक है, यूनिट वेक्टर को हम R कैप से डिनोट करते हैं। जैसे हम कोऑर्डिनेट एक्सिस की तरफ इसको समझना चाहें तो कोऑर्डिनेट एक्सिस में एक्स एक्सिस की तरफ आपका यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, वाई एक्सिस की तरफ होता है जी कैप और जेड एक्सिस की तरफ होता है के कैप। ठीक है, तो इसीलिए इस तरफ कौन सा आया R21। ठीक है, इसी तरह से इस पे सपोज दैट इस चार्ज के कारण इस पे फोर्स लग रहा है F12। ठीक है, तो F12 को भी हम वेक्टर में लिखना चाहें तो इसके ऊपर एरो लगाएंगे हम। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1/4πε0। फिर इसमें कितना हो जाएगा सेम Q1 Q2। देखो हम Q1 और Q2 को आगे पीछे करके भी लिख सकते हैं। जैसे इसमें था तो Q1 की जगह इसमें Q2 आएगा पहले और Q2 की जगह Q1 आएगा। अब प्रोडक्ट में है तो चेंज तो होगा नहीं, कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं, तो इसीलिए हमने सीधे डायरेक्ट इसको Q1 Q2 लिख दिया। ठीक है, तो सिमिलर यहाँ पर भी Q1 Q2 अपॉन अपॉन में आएगा आपका ये डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी होगी दोनों के बीच, इस तरफ वाली डिस्टेंस हम लेंगे तो इस तरफ वाली डिस्टेंस हो जाएगी R12 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर फोर्स जो है आपका इसके और इसके बीच, इसके और इसके बीच जो फोर्स है आपका वो भी इधर की तरफ लगने वाला है, यानी कि हम चाहे तो यहाँ पर हम डायरेक्शन दिखा सकते हैं फोर्स की, इस तरफ लगेगा आपका F12
और इस तरफ आपका लग रहा है F21। ये फोर्स बाहर की तरफ क्यों लगा? क्योंकि जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को, सॉरी, जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, तो ये लाइक चार्जेस हैं इसलिए फोर्स बाहर लगा, यहाँ पर भी बाहर की तरफ लगा। ठीक है, तो इतना हो जाएगा इनटू आर कैप। यहाँ पर फोर्स इस तरफ लग रहा है तो आर कैप 1 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर सकते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, सो इक्वेशन नंबर 1 and 2 is known as वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। जो इक्वेशन नंबर 1 और 2 जो होगी वो वेक्टर फॉर्म होगी कूलम्ब्स लॉ की। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं कूलम्ब्स लॉ को। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। थैंक यू।